दोस्तों नमस्कार। दूसरी बार जब सत्ता पे काबू जो हुई थी मोदी सरकार, तो मोदी जी ने कहा था कि हम मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का, यानी यूँ क्या है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ सरकार को चलाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आई.पी. गुप्ता। सोचिए इसका मतलब क्या होता है। उनका आशा ये था कि मंत्रिपरिषद छोटा होगा और सरकार इफेक्टिव होगी, प्रशासन शासन इफेक्टिव होगा। लेकिन हम लोगों ने गलत समझा उनके बातों को, जैसा कि साबित हो रहा है। इस बार मंत्रिपरिषद का जो एक्सपेंशन हुआ उससे भी साबित हो रहा है। जब उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो इसका मतलब ये हुआ, उनका आशय ये था, जो हम लोग गलत समझ बैठे थे, कि मंत्रिपरिषद छोटे होंगे, एक एक मंत्रियों के पास 3-4 विभाग होंगे और एक मंत्री ऐसा सक्षम होगा जो 3-4 विभाग में 3-4 मंत्रियों के मंत्रालय के काम में इकलौता देख पाएगा। ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब इन्होंने सबसे पहला ये निकाला कि जिन जिन सरकारी कंपनियों में या पब्लिक सेक्टर में सरकार का हिस्सेदारी था, उससे सरकार निकलना चालू हुई। यानी यूँ कहें तो प्राइवेट सेक्टर को बेचना चालू कर दिया इन्होंने। जब सरकार निकल गई इन कंपनियों से, एक फैसिलिटेटर के रूप में रहना चाहती है, तो पहला इनका ये था कि सारे कंपनी को बेचो और बाहर से सरकार की हिस्सेदारी निकलो। उस तरह से नौजवानी की नौकरी भी घटेगी, आरक्षण भी कम होगा और सरकार एक सर्टेन आहर्ताएँ, सर्टेन योग्यताएँ, सर्टेन मापदंड को पूरा करती है। लेकिन जब सरकार अपने उस कंपनी से निकल जाएगी तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे वो अपने हिसाब से लोगों को अपने यहाँ रखेंगे। एक मतलब और भी था इनका जो हम लोग नहीं समझ पाए। यूपीए में यूँ कहें कि कांग्रेस सरकार में मंत्री अपने तरीके से काम कर सकता था, डिसीजन ले सकता था मंत्रालय का, और उसमें वैसे मंत्रियों को सरकार में रखा जाता था जो उनके पास एक्सपर्टीज है, अनुभव है। हर बात के लिए प्रधानमंत्री के पास पीएमओ फाइल नहीं जाती थी। पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हो या कुछ बड़े डिसीजन हो तो प्रधानमंत्री से कंसल्ट लिया जाता था। लेकिन अधिकतर समय मंत्री खुद डिसीजन लेते थे, ब्यूरोक्रेट उतना हावी नहीं था। आज रविशंकर प्रसाद जैसे बिहार की जो हिस्सेदारी मिली है, रविशंकर प्रसाद जो अच्छे काम कर रहे थे, इन्होंने हटा दिया। लगभग 16 मंत्री इन्होंने यूपी से लिया है और 4 मंत्री सिर्फ बिहार को दिया है। यानी इस बार जो एक्सपेंशन हुआ है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मंत्री एक्सपेंशन चुनाव लड़ने के लिए किया गया है। ये राजनीतिक एक्सपेंशन है, सरकार चलाने वाली एक्सपेंशन नहीं है। ये अजीब वो गरीब लगता है कि पहले मंत्रिपरिषद छोटा था लेकिन एक भी मंत्री डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। वो सिर्फ कुर्सी पे बैठते थे, सारी फाइलें पीएमओ जाती थी। जब यही करना था तो मंत्रिपरिषद का गठन ही क्यों किया उन्होंने। अभी जो 77 एक जंबो मंत्रालय बना है, उसमें एक भी मंत्री नितिन गडकरी जी को छोड़ दें, राजनाथ सिंह जी को छोड़ दें, तो शायद ही कोई मंत्री ऐसा होगा जो अपने स्तर से डिसीजन ले सकता है स्वतंत्र रूप से। ये छोटी छोटी बातों के लिए प्रधानमंत्री का इंतज़ार करते हैं। इन्हें पता नहीं होता है कि प्रधानमंत्री जी कौन सब बात पे नाराज़ होंगे, कौन से नहीं होंगे उनके मन में। यानी सारे विभागों का डिसीजन एक आदमी ले रहा है। यानी जो कॉन्सेप्ट था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, इस सेंट्रलाइजेशन में बदल दी। एक भी आदमी को स्वतंत्र रूप से इन्होंने काम नहीं करने दिया। लेकिन जब
ये 12 मंत्रियों को, बिहार के रविशंकर प्रसाद जी को भी हटाया, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे दुखी हुई कि बिहार से रिप्रेजेंटेशन को छीना गया, कम किया गया। अभी आप मंत्रियों को देखें, उनके प्रोफाइल को देखें, तो लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपेंशन है। 2 साल तक आखिर क्यों शुरुआती दौर में आप इतने जो मंत्री का प्रोविज़न था, अगर मंत्री होते तो काम इफेक्टिव होता, उन्हें अगर आप फ्री हैंड देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज भी 77 मिनिस्टर गए हैं, उसमें से 2-3 को छोड़ दिया तो सारे वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ देखते रहेंगे कि कौन सा डिसीजन लें या कौन सा नहीं लें। ये सिर्फ एक मजाक है और कुछ भी नहीं। जितने भी मंत्रियों से अब अश्विनी चौबे जी को बुला के इस्तीफा लिया जाता है। ये अश्विनी चौबे जी का नहीं, ये बिहार का बेइज्जती है। क्या ईमेल से उन्हें भेज सकते थे इस्तीफा? मेल से भी भेज सकते थे। आज तो ई पेपर का ज़माना, ई ऑफिस का ज़माना है, तो उनको बुला के इस्तीफा लेना, हम बिहारियों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी को हटा देना बिहार के लिए नाइंसाफ़ी नहीं है। ये प्रताप सारंगी जी जब एमपी बने थे तो उनके फूस वाला घर को, उनके जीवन को दिखा के उनको मंत्री बनाया आपने पॉपुलैरिटी लेने के लिए, लेकिन आज आपने उनको हटा दिया। मैं जानता हूँ उस बेचारे को, जहाँ आईएएस लोग कहते होंगे, जहाँ उनके पदाधिकारी कहते होंगे, सिर्फ साइन करने के लिए उनको मंत्री बनाया गया था, आपने उनको हटा दिया। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि प्रधानमंत्री जी चाहते क्या। ये सारे डिसीजन जितने भी इन्होंने लिए जो देश को गर्त में डुबा दिया, वो सारे के सारे डिसीजन खुद इनके थे। उसमें किसी मंत्रिमंडल का सहमति नहीं था, या कोई जानता भी नहीं था, ना कोई मंत्री को पता भी होता था कि क्या करने जा रहे हैं। ये 77 मिनिस्टर, 77 मिनिस्टर जिनको इंडक्ट किया गया है इस पर मंत्रालय में, ये सिर्फ अपने ऑफिस के एक साजो-साज का एक सामान बन के रह जाएंगे। कुछ भी डिसीजन नहीं लेने दिया जाएगा इनसे। प्रधानमंत्री खुद डिसीजन लेते हैं। भारत में मंत्रिमंडल का गठन शासन प्रशासन चलाने के लिए नहीं होता है, राजनीति करने के लिए होता है, पॉलिटिक्स करने के लिए होता है। जब हम लोग जैसे लोग जब किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो लोग कहता है कि जातिवाद करता है, लेकिन जो मंत्री एक्सपेंशन हुआ है, ये मीडिया वाले चिल्ला के बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट के इतने मिनिस्टर, शेड्यूल ट्राइब से इतने मिनिस्टर, ईबी से इतने मिनिस्टर, और रजत शर्मा जैसे लोग बोलता है छोटी छोटी जातियों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये छोटी छोटी जात क्या होता है? ये तो मानसिकता है हमारा। बिहार के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। दोस्तों, मोदी जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह जितने मिनिस्टर हैं एक लाचार बेबस मिनिस्टर बन के रह जाएंगे, बनते आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से तो रविशंकर ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वो तेल का दाम बढ़ाते रहे तो उनको प्रमोशन मिला है। ललन सिंह जी को मंत्री नहीं बनाया उन्होंने, तो गिरिराज सिंह जी को प्रमोशन देके ग्रामीण विकास विभाग बना दिया, ताकि एक खास सेक्शन जहाँ से ललन सिंह जी आते हैं वो खुश हो जाए।
जी वो गरीब है मोदी सरकार। फिर से मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।